साथियों नमस्कार। आज फिर से @NRM वाला चैनल में स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी को मेरे वाटरशेड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको पसंद आते होंगे। और हम इस वाटरशेड के माध्यम से दोस्तों आज जो जानकारी लेने वाले हैं वो है कि अर्दन चेक डैम किस तरीके से बनाया जाता है। आपने नाम तो सुना होगा, अलग अलग नाम सुने होंगे। अगर हम बात करें कि इसे बड़वानी ज़िले में जो है धरण के नाम से भी जाना जाता है, और अगर इंजीनियरिंग के नाम से हम लोग जाने तो ये एक तरीके का ग्रेविटी डैम होता है, और इसको ECD भी बोला जाता है, जिसको हम लोग अर्दन चेक डैम बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज हम जो है ECD की बात कर रहे हैं, तो ये एक जल आगम विकास कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है जो कि नाले पर बनाई जाती है। इसको लेकर अगर समझते हैं कि इसका स्थल चयन कैसे होता है और उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य को हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बांध होते हैं इनको हम लोग इरिगेशन डैम भी बोलते हैं, और इन इरिगेशन डैम का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको जो है रोक कर रखे और बाद में जो है अपने खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग करें, जानवरों को पिलाने के लिए करें और मछली पालन आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर तक बारिश होती है, और ये बारिश जो है 40-45 दिन की होती है, जिसमें कुछ ही घंटे बारिश होती है। बारिश के समय तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, परंतु जब बारिश के उपरांत जब हम लोग मार्च का महीना देखते हैं या मई का महीना देखते हैं, तब बारिश की काफ़ी कमी होती है और उस समय जो है पीने की पानी की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम इरिगेशन डैम या परकोलेशन डैम भी कहा जा सकता है। परकोलेशन डैम हम इसलिए कहते हैं कि जब इसका स्ट्राटा मुरमरी हो, जिसमें मुरम हो, तो उस समय जो है इनका पानी जो है रिसाव होकर जाता है, और रिसाव होने के साथ साथ में जो है हमारे कुओं का जो है जल स्तर भी बढ़ाता है। इसका स्थल चयन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो है स्थल चयन के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये होता है कि जहाँ पर जो जल ग्रहण क्षेत्र है और जहाँ पर भंडारण क्षमता जो है अधिक से अधिक हो सके, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर कम लागत के स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी रुकता है तो इससे सीधा सा है कि हम जिस हेतु के लिए अगर ये संरचना का निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारा हेतु पूरा होता है। दूसरा ये कि जो नाले के किनारे होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा व्यतीत होता है या हमको दिखाई देता है कि अगर नाले के किनारे मजबूत नहीं है तो हमारा डैम जो है बना रहता है और नाले तोड़कर जो है पानी निकल जाता है। तो इसकी जो है ऊपरी ढलान जो है कितनी होना चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि अगर ज़्यादा पानी रोकना है तो इसका जो है लेस देन जो है 5% स्लोप होना चाहिए। इट मीन्स कि 0 से 5% तक के स्लोप पर ही हम लोग जो है अर्दन चेक डैम का निर्माण करते हैं। इसके बाद में ये रिसन भी होता है और जो है सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है। जब हम अगर रिसन वाले तालाब की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है पारगम्य स्ट्रटा होना चाहिए। पारगम्य इसका मतलब ये है कि पानी जो है ज़मीन के नीचे जो है जाना चाहिए, और अगर सिंचाई के पर्पज़ से लिए बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है वो स्ट्राटा हार्ड होना चाहिए। इसकी वजह से जो है हमारा पानी लंबे समय तक रुकता है, तो इसके साथ में जो है हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं। निर्माण सामग्री के लिए हमारे पास में इस तरीके के रास्ते होना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग इस कार्य का जो है शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हर सामग्री आसानी से पहुँच जाना चाहिए, और एक पर्याप्त जो है निकासी की जगह भी होना चाहिए, क्योंकि बिना निकासी की जगह के अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है और बाद में अगर निकासी नहीं होती है तो इसके कारण से जो है हमारा स्ट्रक्चर टूट भी सकता है। तो स्थल चयन में दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है स्थल चयन करें।
डूब क्षेत्र जो है ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो है जब साइट सिलेक्शन के लिए सर्वे करते हैं तब हमें ये देखना है कि किसी का जल भराव के कारण किसी का खेत या किसी का घर नहीं डूबना चाहिए। क्योंकि जब हम सोशल सर्वे की बात करते हैं तो सामाजिक सर्वे में ये निकाला जाता है कि किसी भी संरचना के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी जो है योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें जो है सारी चीज़ें जो है वो टोपोग्राफी, आपका फाइनेंशियल और आपका जो है सामाजिक, ये सारी चीज़ों को जो है पहलू को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये हमारे जो है 8 बिंदु हैं जिसमें हमको स्थल चयन को लेकर जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है एक अर्दन चेक डैम का एक पिक्चर दिख रहा है जिसको हम अलग अलग कंपोनेंट के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको इस स्ट्रक्चर में एक कट ऑफ ट्रेंच दिख रहा है, दूसरा जो है आपको रेत की पन्नी दिख रही है और तीसरा जो है पत्थर का अंगूठा दिख रहा है और एक जो है कोरवाल दिख रहा है और इसके साथ साथ में जो है आपको TFL, उसके नीचे जो है MFL, उसके नीचे जो है FRL, ऊपर जो है ऊपर की चौड़ाई है, फ्री बोर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि निकासी है और निकासी के ऊपर से जो है बहने वाला पानी है और उसका भी जो है FRL है और MFL है। MFL जो है दोस्तों, MFL और FRL ये आगे भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कोर वाल होती है, ये कोर वाल जो है काली मिट्टी की बनाई जाती है। काली मिट्टी की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब आप MFL तक पानी रोकना चाहेंगे तो उसकी वजह से जो है काली मिट्टी में वो पानी का सीपेज नहीं होगा और जिस हेतु से हम इस संरचना का निर्माण कर रहे हैं वो भी हमारा जो है एक सपना साकार होगा। कोरवाल में हम लोग अधिकांश जो है काली मिट्टी भरते हैं और ये काली मिट्टी जो है जिस कोरवाल की बात कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो जितना हम लोग जो है टॉप बंड का लेवल बना रहे हैं उतनी ही चौड़ाई हमको रखना है। गहराई जो है हम लोग H/4 रखते हैं। इसका मतलब है कि जितना भी आपका ऊंचाई जा रही है बांध की, उसका चौथे हिस्से में जो है गहराई की जाना चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि जब तक आपका हार्ड स्ट्राटा ना आए तब तक हमें जो है कट ऑफ वॉल या जो है जिसको हम पडल भी बोलते हैं, तो ये पडल की गहराई होना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे कि जो FRL की जो लाइन है और जो MFL की एक लाइन जो है डॉट डॉट करके जो है आपका MFL उधर जो है वेस्ट वियर तक जा रहा है, तो ये MFL और FRL की बीच की दूरी जो होती है जिसको हम लोग इसलिए छोड़ते हैं कि जब आपका पानी वेस्ट वियर से जब निकासी होने लगे तो क्या होता है कि वेस्ट वियर से एकदम से पानी पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब है वेस्ट वियर में भी कुछ विड्थ तक या हाइट तक जो है पानी उठता है, उसके बाद में वो पानी जो है बाहर होता है। तो ये जो गैप होता है MFL और FRL के बीच में हमको रखना पड़ता है और ये जो है हम लोग टेक्निकल सर्वे के माध्यम से रखते हैं। अब ये है कि FRL क्या होता है। FRL का मतलब होता है फुल रिजर्वायर लेवल। फुल रिजर्वायर लेवल मतलब कि बांध में जब पानी के अधिकतम स्तर को पूर्ण जलाशय स्तर या FRL कहते हैं। इस स्तर को निर्धारित करने के लिए बांध की स्थल की प्रभावी भंडारण क्षमता और बांध में आने वाले पानी के अनुमानित बहाव के बीच का तालमेल स्थापित करना पड़ता है। कितना भंडारण संभव है, यह भंडारण क्षेत्र की परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या उसमें आबादी, वन, कृषि भूमि तथा संसाधन जैसे रेलवे, सड़क आदि सम्मिलित हैं। यदि इनमें से किसी का भी डुबाव होता है तो वहाँ के निवासियों और प्रशासन की अनुमति के बिना निर्माण न करें। योजना की सफलता के लिए ग्रामीणों की निर्माण परिकल्पना तथा योजना के साथ शुरू से अंत तक सक्रिय रूप से जोड़े।
ग्रामीणों को अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम अगर पुराना रिकॉर्ड अगर देखते हैं कि कहाँ तक जो है पानी गया था, तो वो जानकारी हमें नहीं पता चलती है। इसलिए किसी भी संरचना के निर्माण से पहले हम लोगों को जो है ग्रामीणों को सम्मिलित करना अनिवार्य होता है। तो एफआरएल जो है, एफआरएल से जब अधिक पानी निकास से बाहर किया जाता है तो निकास का तल जो है एफआरएल के स्तर पर होता है, मतलब फुल रिजर्वायर लेवल तक ही हम लोगों को पानी लाना है। अगर इसके ऊपर पानी जाता है और किसी भी ईसीडी को जब पानी क्रॉस करता है या ऊपर से बह कर जाता है तो सीधी सी बात है कि आपका डैम जो है टूट जाएगा। और जिन बांधों का जलग्रहण क्षेत्र 50 हेक्टेयर से कम हो तथा जहां निकासी स्थल पर कठोर मिट्टी या पत्थर हो, वहां पर निकासी की खुदाई के पश्चात अंदर की सतह पर तल पर पत्थर जमाना चाहिए। किंतु जहां पर जलग्रहण क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक हो और निकासी का तल ज़्यादा मजबूत ना हो, वहाँ पर सीमेंट, कंक्रीट या पत्थर की सीमेंट से चुनाई कराई जाना चाहिए। क्योंकि निकास की हम जो बात करते हैं, वेस्ट वियर की जो बात करते हैं, तो वेस्ट वियर क्या होता है कि ये जो है साथियों, वेस्ट वियर ही आपके स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो वेस्ट वियर बनाया है वो सही नहीं है, उसकी खुदाई प्रॉपर नहीं है, उसकी चौड़ाई अच्छे से नहीं की है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है डैम टूट सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जो है निकासी एक जो हमारा कंपोनेंट होता है जिसको हम वेस्ट वियर कहते हैं, तो वेस्ट वियर का कंपोनेंट हमको ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रॉपर डिजाइन करना चाहिए। डिजाइन करने के लिए जो है हम लोग रेशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं, QP = C × I × A। QP का मतलब ये होता है कि अधिकतम सतही जल प्रवाह घन मीटर प्रति सेकंड में हम लोग लेते हैं। C मतलब होता है सतही जल प्रवाह गुणा, I मतलब होता है वर्षा की अधिकतम तीव्रता प्रति घंटा, और A मतलब जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो है इंजीनियरिंग के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। आप रेशनल फार्मूला लगा के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कि निकासी निकालने की क्षमता, जिसको हम डिस्चार्ज कैपेसिटी या क्रेस्टेड वियर भी कहते हैं, तो इसमें जो है हम लोग डिस्चार्ज की जब बात करते हैं तो एक फार्मूला होता है 1.5 L × H 3/2, H की पावर 3/2। L का मतलब होता है निकासी की लंबाई और H का मतलब होता है निकासी के बहने वाले पानी की ऊंचाई। क्योंकि जब निकासी में पानी बहता है तो वो कुछ हाइट तक जो है ऊपर जाता है। तो इसमें जो है हम लोग QP = DC होता है और 1.75 × L × H/3। तो ये रेशनल सूत्र के माध्यम से जो है हम किसी भी एक वेस्ट वियर की जो है निकासी की लंबाई निकाल सकते हैं कि कितना पानी जो है FRL और MFL के बीच में आएगा, और उसके बाद में उसको हमको जो है बाहर करना होगा। ये है दोस्तों एक अधिकतम भराव स्तर, जिसको हम लोग MFL बोलते हैं। MFL का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो है फुल लेवल होता है। ये जो है हम वहाँ तक करते हैं जहाँ तक कि आपका पानी जो है रुकने वाला है और उसके बाद से जो है बाहर होने वाला है। तो एक कंपोनेंट हमारा होता है MFL। इसकी हम परिभाषा पढ़े तो ये है कि अधिकतम वर्षा के समय पानी तेजी से बहता हुआ बांध पर चढ़ता है। बांध में इस पानी को एक निश्चित स्तर तक ही चढ़ने दिया जाता है। इस स्तर को MFL कहते हैं। इससे अपेक्षा अधिक वर्षा होने पर बांध के ऊपर से पानी निकलने के खतरे से बचा जा सकता है। कितनी ही बार तेज वर्षा के समय पेड़ आदि बहकर निकासी में फंस जाते हैं, जिससे निकासी से पानी निकलने में जो है कुछ समय लगता है। ऐसे समय में MFL ऊपर खाली स्थान से पानी कुछ समय तक सुरक्षित बह सकता है और बांध टूटने से बच सकता है। 5 मीटर से छोटी संरचनाओं में MFL का प्रावधान देने की आवश्यकता नहीं है। तो MFL जो होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमने जहाँ तक फुल रिजर्वायर रखा है और उसके ऊपर जो है हम लोग जो है फ्री बोर्ड छोड़ते हैं और एक जो है MFL का लेवल हम लोग देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि वेस्ट वियर से जब पानी बहता है और कुछ कारण से जो है आपका कुछ पेड़ या कुछ अटकन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से जो है वेस्ट वियर से पानी बहना बंद हो जाता है। तो उस केस में जो है हमको मैक्सिमम जो है
फ्लड लेवल जो है रखना पड़ता है कि कहाँ तक हम लोग पानी छोड़ रखने वाला है। फ्री बोर्ड क्या होता है साथियों? MFL के ऊपर कुछ अतिरिक्त ऊंचाई रखी जाती है जिसे फ्री बोर्ड कहते हैं। फ्री बोर्ड मतलब कि आपका पानी जो है उस लेवल तक बहने वाला है, उसके बाद में नहीं बहने वाला है। तो MFL के अगर हम बात करें तो MFL के ऊपर जो है FRL, जिसको हम फ्री बोर्ड लेवल बोलते हैं, तो ये जो है कम से कम 1 मीटर की ऊंचाई का होना चाहिए। और अधिक फ्री बोर्ड अगर आप देते हैं तो इसमें आपका भला है, स्ट्रक्चर का भला है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो ये जो है फ्री बोर्ड होता है, हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका थंब रूल भी होता है फ्री बोर्ड का कि हम लोग 1 मीटर कम से कम रखना चाहिए। टॉप बंड लेवल, टॉप बंड लेवल ये होता है कि कितना ऊंचाई जो है हम टॉप बंड लेवल के रहे। यदि किसी भी मिट्टी के बांध के ऊपर से पानी निकल जाए तो निश्चित ही बांध टूट जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, इसलिए मिट्टी के बांध का TBL उसके MFL या FRL से हमेशा अधिक होना चाहिए। मतलब आपका मैक्सिमम जो है फ्लड लेवल है प्लस फ्री बोर्ड बांध के अधिकतम ऊंचाई, ये दोनों को MFL और फ्री बोर्ड को जोड़ने के बाद में जो है हम TBL तय करते हैं। और ऊपर की चौड़ाई कैसे हम रखेंगे, तो आपका जो है जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, तो आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाई H+1। मतलब जैसे कि अगर आपका 5 मीटर का हाइट है तो 5 मल्टीप्लाई 0.4 इसका मतलब है 2 + 1, इसका मतलब है कि 3 मीटर का आपका जो है टॉप बंड लेवल होना चाहिए। और जितना टॉप बंड लेवल होगा उतना ही जो है हम लोग क्या करेंगे कि फ्री बोर्ड आपका कोर वाल जो है रखेंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एरो में, ये जो है टॉप बंड लेवल है। और इसके अलावा जो है ये वाला आपका ऊंचाई जो है आपका इसको हम बोलते हैं, ये ऊंचाई को हम जो बोलते हैं, ये टोटल जो है आपका यहाँ से ऊंचाई जो है यहाँ तक की ये ऊंचाई है आपका स्ट्रक्चर का ऊंचाई। ये जो है हमारा TBL लेवल होगा, TBL टॉप बंड लेवल। हाँ, जितना हम लोग पानी रोकेंगे यहाँ पर MFL होगा, और MFL और फ्री बोर्ड फिर यहाँ रखेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर आगे की ऊंचाई और पीछे की ऊंचाई, मतलब आगे की ऊंचाई मतलब जिधर पानी आने वाला है उधर हम जो है ज़्यादा स्लोप देते हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर 5 मीटर का है तो हम इसको आगे की साइड जो है 1:1.5 और पीछे की साइड जो है 1:1 रखते हैं। इसमें हम लोग 1:3 रखते हैं और इधर जो है 1:2 भी रख सकते हैं। मतलब स्लोप अगर जितना ज़्यादा हम लोग देंगे तो उतना हमारा स्ट्रक्चर जो है मजबूत बनेगा, थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। आगे की ढलाई मतलब ये बोलते हैं हम लोग, ये जो है आपका अप स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम में ही जो है हमारा स्टोरेज होता है। और ये पीछे की ढलान है साथियों, पीछे की ढलान में जो है हमने देखा था कि हम अंगूठा बनाते हैं। अंगूठा मतलब यहाँ पे जो है रॉक टो बनाते हैं। रॉक टो इसलिए बनाते हैं कि जब आपका पानी रुकता है तो कुछ एक सीपेज लाइन के माध्यम से यहाँ से जो है पानी निकलता भी है, क्योंकि ये कि अर्दन चेक डैम में हमेशा कुछ न कुछ जो है पानी निकलता रहता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक बूंद भी पानी आपका नहीं निकलने वाला। तो ये जो है आपकी स्ट्रक्चर में से जो है पानी निकलेगा, और अगर ये स्ट्रक्चर से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा पानी नहीं उसमें से जाना चाहिए। अगर रिसाव ज़्यादा है तो टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपने आज अर्दन चेक डैम इस वीडियो के माध्यम से समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है अच्छा लगा होगा आपको। ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ तरीका अपनाया है, परंतु बने रहिए और आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 7354072456। आप कांटेक्ट करके भी मुझे अर्दन चेक डैम या वाटर शेड से रिलेटेड किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये जो है हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अभी मैं आपको जो है इसका वीडियो बताने वाला हूँ। एक संस्था है SPS, उसने जो है ये वीडियो बनाया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है।
ये हम अप स्ट्रीम में 1:3 का स्लोप देते हैं और डाउन स्ट्रीम में जो है 1:2 का। किसी भी स्ट्रक्चर में जो है जब मजदूर काम करने आते हैं, उनके कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो है हाउस वाला हम निर्माण करते हैं। ये रोलिंग किया जा रहा है। Mounds is not made, there is a danger of flowing water overtopping the dam. अगर इस तरीके से आपका ओवरफ्लो स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो टूट जाएगा स्ट्रक्चर। ये जो है पिचिंग की जाती है स्ट्रक्चर में, तो प्रॉपर अगर पिचिंग है तो जो है सॉइल जो है वो मिट्टी जो है पानी में नहीं जाती, और इस तरीके से हमारा जो है स्ट्रक्चर अगर बनता है तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। इसको लोग जो है गांव के बच्चे नहाने में भी उपयोग करते हैं, मवेशियों को पानी पिलाने में, मवेशियों को नहलाने में। ये जो है पडल होती है जिसको हम लोग कोरवाल के नीचे जो है बनाते हैं पडल। ये स्लोप आप देख रहे होंगे, स्लोप प्रतिशत निकालने का कि हम लोग इसको <5% के नीचे ही बनाते हैं। अगर बेसाल्ट है तो ये इरिगेशन के लिए काम में आएगा। ये डिमार्केशन हम लोग कर सकते हैं टोपोसेट के माध्यम से। ये किसी के अगर घर डूबते हैं तो हमें जो है अपना स्ट्रक्चर का जो है लेवल कम करना होगा। ये कोर वाल है और कोर वाल से एक जो है सीपेज लाइन बनाते हैं। ये एक SPS संस्था ने जो है इसको किया था। तो थैंक यू साथियों, आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो, और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू साथियों।